13 अगस्त को एक ऐसा फैसला लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो बतलाता है कि क्या चल रहा है। जहां एक तरफ एक जहाज डूब रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत आगे आ रहा है और अमेरिका को अपनी नौसेना के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोच्चि के शिपयार्ड में सुबह की पहली शिफ्ट शुरू होती है। एक भारतीय वेल्डर अपनी टॉर्च जलाता है और जिस जहाज पर वो झुकता है उस पर तिरंगा नहीं, अमेरिकी नौसेना का झंडा लगा है। इसका नाम है USNS मैथ्यू पेरी। ये वॉशिंगटन से 15,000 किलोमीटर दूर भारत की एक गोदी में मरम्मत के लिए खड़ा है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अपने सबसे संवेदनशील जहाजों की सेहत के लिए भारतीय हाथों पर भरोसा कर रही है। अब यही सवाल एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमो पर दस्तखत किए हैं जो सिर्फ मरम्मत की बात नहीं करता है। ये मेमो पूछता है, अगर विदेशी हाथ अमेरिकी जहाज ठीक कर सकते हैं तो क्या वो कल उन्हें बना भी सकते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अब अपने कुछ लड़ाकू जहाज खुद अमेरिका में नहीं, दूसरे देशों में बनवाने जा रही है और भारत जो अभी इस तस्वीर के किनारे पे खड़ा था, अचानक इसके सेंटर के बेहद करीब आ गया है। जरा सोचिए, जिस देश ने दूसरे विश्व युद्ध में हर हफ्ते एक नया जहाज पानी में उतारा, उसी देश को आज कोरिया, फिनलैंड, जापान और शायद कल भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। ये कोई साजिश की कहानी नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक मेमो जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत है। और ये मेमो बताता है कि सुपर पावर की चमक क्या धीरे धीरे फीकी पड़ रही है और भारत के लिए एक दरवाजा भी खुल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मेमो का नाम दिया है रीबिल्डिंग द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड अमेरिकाज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बेस। ये मेमो रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, बजट प्रमुख रसेल वॉट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो तीनों से संबोधित है। इसके पीछे की सोच को कहा जाता है फिनलैंड मॉडल, क्योंकि ये तरीका पिछले साल अमेरिकी कोस्ट गार्ड के आइस ब्रेकर जहाजों के लिए आजमाया गया था, जब बोलिंजर शिपयार्ड ने फिनलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर पहले 2 जहाज फिनलैंड में बनाए और उसके बाद प्रोडक्शन लुजियाना ले गए। अब यही मॉडल नौसेना के जंगी जहाजों के लिए बढ़ाया जा रहा है। नियम साफ है, कोई विदेशी शिपयार्ड अगर अमेरिका में नया वार्ड बनाए या किसी मौजूदा यार्ड में बड़ी हिस्सेदारी ले, अमेरिकी नागरिकों को नौकरी दे, उन्हें टेक्निकल प्रशिक्षण दे, तभी वो शुरुआत के 2 जहाज अपने देश में बना सकते। ये छूट हर जहाज पर लागू नहीं होती, सिर्फ 3 तरह के जहाजों पर। वो युद्धपोत जो पनडुब्बी रोधी और सुरक्षा अभियानों के लिए बनते हैं, सप्लाई टैंकर और वो जहाज जो सेना और साजो सामान समंदर के पार ले जाते। हर सौदे से पहले कांग्रेस को सूचित करना जरूरी है। नोटिस मिलने के 30 दिन बाद ही कोई ठेका दिया जा सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नाम है साउथ कोरिया, हानवा ओशन, जिसने पहले ही फिलाडेल्फिया का फिली शिपयार्ड खरीद लिया है और अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा इसे ही मिल रहा है। यानी दक्षिण कोरिया के गोजे शहर में बना एक जहाज अमेरिकी नौसेना का झंडा लेकर समंदर में उतरेगा। यही मेमो एक और हैरान करने वाला आदेश भी देता है। 80 साल से ज्यादा में पहली बार अमेरिका एक नया सरकारी नौसैनिक शिपयार्ड बनाएगा ताकि पनडुब्बियों और कैरियर्स की मरम्मत का बैकलॉग कम हो सके। और उसी हफ्ते ट्रंप ने ये भी आदेश दे दिया कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर के आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम को हटाकर पुराने भाप से चलने वाले सिस्टम पर लौटा जाएगा। ये मानते हुए कि नई टेक्नोलॉजी बहुत जटिल है और भरोसे लायक नहीं साबित। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ है। एक नंबर आ रहा है और वो नंबर बड़ा डरावना है। एक लीक हुई अमेरिकी नौसेना की ब्रीफिंग स्लाइड के मुताबिक चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से 30 गुना से भी ज्यादा है। 2 करोड़ 30 लाख टन बनाम अमेरिका का 1 लाख टन से भी कम। ये फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये दिखलाता है पावर बैलेंस का। साल 2026 में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा घटकर 287 जहाजों तक पहुंचने वाला है, जबकि चीन की नौसेना और कोस्ट गार्ड मिलाकर 370 से ज्यादा जहाज पहुंच चुके हैं। और 2025 में चीन ने अपना तीसरा और पहला पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को भी पानी में उतार दिया है। अगले 10 सालों में अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए अमेरिका को 94 नए युद्धपोत बनाने होंगे, लेकिन असली समस्या रफ्तार की
की नहीं है, भरोसे की है। नौसेना के 82% निर्माण प्रोजेक्ट समय से पीछे चल रहे हैं। बड़े प्रोग्राम, फ्रिगेट बनाना, बजट बढ़ना और डिजाइन में बार बार बदलाव की वजह से घटा दिया जा रहा है या रद्द किया जा रहा है। अंतर सिर्फ जहाजों की गिनती में नहीं दिखता। साल 2004 में अमेरिकी नौसेना के पास चीन के मुकाबले 200 गुना ज्यादा वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम थे, यानी वो हथियार जो जहाजों से मिसाइल दागते थे। साल 2023 तक ये बढ़त गिरकर सिर्फ 2 गुना रह गई और सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि साल 2027 तक चीन इस मामले में आगे निकल जाएगा। यानी जो फासला दशकों में बना वो कुछ ही सालों में पट रहा है और ठीक इसी रफ्तार के दबाव में अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ रहा है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। अपने सबसे संवेदनशील हथियार के लिए दूसरे देशों के दरवाजे पर दस्तक देना। ये गिरावट अचानक नहीं है। वैसे तो रीगन प्रशासन में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि कमर्शियल शिप बिल्डिंग को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी बंद कर दी गई। अमेरिका हर साल औसतन 20 जहाज बनाता था। सब्सिडी खत्म होते ही ये गिरकर सिंगल अंकों में आ गई। इसी दौर में कोरिया, जापान और यूरोप की सरकारों ने अपने शिपयार्ड्स को सब्सिडी देना जारी रखा और धीरे धीरे अमेरिका पिछड़ता गया। अब जहाँ पूरी कहानी में सिर्फ कोरिया ही नहीं, शुरुआत में जिस मैथ्यू पेरी की बात हुई वो अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले 2 सालों में अमेरिकी नौसेना ने 3 भारतीय शिपयार्ड्स के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन किए हैं। चेन्नई के पास एल&टी का कटुपल्ली यार्ड, मुंबई का मझगांव डॉक और कोच्चि शिपयार्ड। इन्हीं समझौतों के तहत USNS चार्ल्स ड्रू और USNS साल्वर जैसे अमेरिकी नौसेना के सप्लाई जहाज भी भारत में मरम्मत करा चुके हैं। गोवा शिपयार्ड, कोलकाता पोर्ट के बीच भी बातचीत जारी है। यानी अमेरिका में जब भरोसेमंद विदेशी साझेदार ढूंढने की बात होती है तो भारत का नाम पहले भी मेज पर है। अभी मरम्मत के लिए, कल शायद निर्माण के लिए भी। अभी तक ये सहयोग सिर्फ मरम्मत तक सीमित है, लेकिन जिस फिनलैंड मॉडल के जरिए कोरिया को नए जहाज बनाने का रास्ता मिला है, वही दरवाजा आने वाले सालों में भारत के लिए भी खुल सकता है। अब भारत की बात करें तो ये तो रहा अमेरिका की सोच, पर भारत भी अपने मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 योजना में भारत ने अपने टारगेट को साफ रखा है। 2030 तक दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल होना, 2047 तक टॉप 5 में। अभी हालात ये है कि भारत वैश्विक शिप बिल्डिंग बाजार में 1% से भी कम की हिस्सेदारी रखता है और दुनिया का करीब 20वां सबसे बड़ा शिप बिल्डर है, जबकि चीन, कोरिया और जापान मिलकर दुनिया के 90% ऑर्डर अपने पास रखते। ये फासला बहुत बड़ा है, लेकिन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में नए मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाने की योजना और भी पैसे वगैरह खर्च करने की योजना है, जिससे कि भारत इसमें पीछे ना रहे। खैर, भारत की स्थिति यहाँ पर दिलचस्प बन जाती है। आखिरकार अमेरिका को यहाँ अपने सहयोगी देशों के पास आना पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।